नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। आप देख रहे हैं इतिहास गवाह है उत्तर प्रदेश स्पेशल। गाजियाबाद से गाजीपुर तक लोग माथापच्ची कर रहे हैं कि आखिर इस बार चुनाव में मुद्दा क्या है, विकास या हिंदुत्व, सुरक्षा या रोजगार। वोट के लिए नेताओं की जुबानी तीरंदाजी ने लोगों को बहुत तक कंफ्यूज कर दिया है। कर्नाटक के उडुपी में शुरू हुए हिजाब विवाद को सियासत ने पूरे देश में दावानल की तरह फैला दिया है। अब तो यूपी के चुनावी अखाड़े में यह भी सुनाई देने लगा है कि गजवाए हिंद का सपना पूरा नहीं होने देंगे। इंशाअल्लाह एक दिन हिजाब पहनी बच्ची इस देश की प्रधानमंत्री बनेगी। हिंदू वोटों को बांटना चाहते हैं तो किसका वोट इकट्ठा करना चाहते हैं? इन बयानों के बीच ये सवाल उठता है कि ध्रुवीकरण के जरिए कहीं आम लोगों का ध्यान असल मुद्दों से भटकाने की कोशिश तो नहीं हो रही? क्या ऐसी राजनीति लोकतंत्र की सेहत के लिए ठीक है? इतिहास गवाह है यूपी स्पेशल के पिछले एपिसोड में मैंने आपको दिखाया था कि 1990 के दशक में कैसे सत्ता के लिए नेताओं ने विचारधारा, नैतिक मूल्यों और लोगों की उम्मीदों को किनारे पर रखा। यह सब हो रहा था मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की अयोध्या से करीब 125 किलोमीटर की दूरी पर लखनऊ में। जो श्री राम अपने पिता का वचन रखने के लिए राजपाट त्याग कर हंसते हंसते वन चले गए, जिस भरत को अयोध्या का राज सिंहासन मिला, उस पर वो कभी नहीं बैठे, पर अयोध्या की जनता की खुशहाली के लिए राजधर्म निभाने में रत्ती भर भी समझौता नहीं किया। उसी यूपी में सत्ता के लिए नेताओं ने लोगों के भरोसों का कत्ल करने में हिचक नहीं दिखाई। उस जनता को हुक्मरान भूल गए जिसने उन्हें सत्ता सौंपी। इतिहास गवाह है यूपी स्पेशल में आज हम बात करेंगे उस भारत की जो 21वीं सदी में कदम रख रहा था, जब युवाओं की आंखों में नए सपने पल रहे थे। तब यूपी की राजनीति किस रास्ते आगे बढ़ रही थी? राजनाथ के राज में बीजेपी जीत को लेकर इतनी कॉन्फिडेंट क्यों थी? मायावती की रणनीति क्या थी जिसने बीएसपी को पूर्ण बहुमत के साथ यूपी की गद्दी तक पहुंचाया? वो साल 1999 का था और महीना दिसंबर का। मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश यादव देहरादून की वादियों में हनीमून मना रहे थे। नेताजी बड़े मुश्किल से अखिलेश और डिंपल की शादी के लिए राजी हुए थे। सिडनी से पढ़ाई पूरी करके लौटे अखिलेश के प्यार को मंजिल मिल चुकी थी, पर नेताजी को अपने बेटे अखिलेश के करियर की चिंता सता रही थी। पत्रकार सुनीता एरॉन ने अपनी किताब अखिलेश यादव विंड्स ऑफ चेंज में लिखा है कि ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई के दौरान अखिलेश मैकडॉनल्ड्स की तर्ज पर बाटी चोखा के आउटलेट खोलना चाहते थे। मुलायम खांटी पॉलिटिशियन थे। अपने बेटे बहू को आशीर्वाद देने के साथ ही उनके करियर के बारे में सोचने लगे। उन्होंने कन्नौज लोकसभा सीट खाली करते हुए अखिलेश यादव को उपचुनाव में उम्मीदवार बनाने का फैसला किया और अखिलेश को हनीमून खत्म कर तुरंत वापस लखनऊ लौटने को कहा। दरअसल यूपी की राजनीति के उस पन्ने को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि उसी दौर में मुलायम सिंह ने अखिलेश को भविष्य की राजनीति के लिए तैयार करना शुरू कर दिया था। साल 2000 में कन्नौज लोकसभा उपचुनाव में अखिलेश यादव के सामने खड़े थे बीएसपी के अकबर अहमद डंपी। मुकाबला कड़ा था। इत्र नगरी कन्नौज का चुनावी रण सज गया। सियासत में अखिलेश यादव की पारी का आगाज हो रहा था, लेकिन मुलायम सिंह यादव अच्छी तरह समझ रहे थे कि कन्नौज की लड़ाई आसान नहीं है। इसकी बड़ी वजह थी बहुजन समाज पार्टी की ओर से मुस्लिम उम्मीदवार उतारा जाना।
उसमें भी अकबर अहमद डंपी जैसे फायर ब्रांड नेता से टक्कर। दूसरी ओर केंद्र में भी बीजेपी की सरकार थी और लखनऊ में भी। ऐसे में अखिलेश यादव के लिए कन्नौज में मुलायम सिंह और उनके भाई शिवपाल ने मोर्चा संभाला। मुलायम सिंह जी चाहते थे कि नई पीढ़ी अब रिप्लेस करे जो पुराने लोग हैं, उनको समाजवादी पार्टी में जान बनी रहे। समाजवादी पार्टी, वो ये कहा करते थे कि समाजवादी पार्टी बूढ़ी ना हो, इसलिए ये जरूरी है कि युवा आए उसको टेक ओवर करें। अखिलेश कन्नौज की जमीन पर सियासत का ककहरा सीख रहे थे। तब वो लोगों के सामने मुश्किल से 3-4 लाइन का भाषण देते थे। हर भाषण में कहते कि मैं राजनीति में नया हूं, मुझे मौका दीजिए, पूरी लगन से आपकी सेवा करूंगा। वहीं मुलायम और शिवपाल की जोड़ी गांव-गांव घूमकर लोगों को साधने में जुटी हुई थी। बीएसपी की गोलबंदी को तोड़ने के लिए गांव-गांव चौपाल लगाई। दरअसल साल 2000 का कन्नौज उपचुनाव अखिलेश के करियर, मुलायम सिंह की प्रतिष्ठा और मायावती के नाक का सवाल बना हुआ था। ऐसे में मुलायम और शिवपाल ने एक नया नारा दिया, पत्थर से तो ईंट गुलगुली। इसका मतलब निकाला गया कि बीएसपी पत्थर और समाजवादी पार्टी ईंट है। उपचुनाव के दौरान कोई भी भविष्यवाणी करने की स्थिति में नहीं था कि पलड़ा किसका भारी है। बिल्कुल कांटे की टक्कर मानी जा रही थी। ऐसे में जब वोटों की गिनती शुरू हुई तो समाजवादियों के चेहरे खिले हुए थे। अखिलेश को 3,06,054 वोट मिले। अकबर अहमद डंपी से 58,725 वोट ज्यादा। कन्नौज लोकसभा सीट से उपचुनाव जीतकर अखिलेश पहली बार संसद पहुंचे। सारी रणनीति अमर सिंह, शिवपाल, मुलायम सिंह और जनेश्वर मिश्रा ने तैयार की और अखिलेश के लिए बहुत मुश्किल नहीं हुआ ये चुनाव, इसलिए कि बीजेपी खुद अपने अंतर्विरोधों में फंसी हुई थी उस दौर में और अखिलेश आसानी से बाई इलेक्शन जीत गए। अपनी जिंदगी का पहला लोकसभा चुनाव, उपचुनाव, जिसमें आसानी से उन्होंने जीत दर्ज की। यूपी की कमान संभाल रहे राजनाथ सिंह के सामने कई चुनौतियां थी। मसलन वो ये हिसाब नहीं लगा पा रहे थे कि कल्याण सिंह के अलग पार्टी बनाने से बीजेपी पर कितना असर पड़ेगा। बदले सियासी समीकरण में मायावती और मुलायम मजबूत हुए हैं या कमजोर। उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा के लिए जो कुछ भी कर सकता था वो मैंने करने की कोशिश की है, लेकिन इसका सही मूल्यांकन मैं स्वयं नहीं कर पाऊंगा। इसका सही मूल्यांकन यदि कोई कर सकता है तो उत्तर प्रदेश की जनता ही कर सकती है। ऐसे में यूपी की बीजेपी सरकार ने एक बड़ा दांव चला। राजनाथ सिंह सरकार ने 15 सितंबर 2001 को अधिसूचना जारी कर सूबे में अति पिछड़ों और अति दलितों के रिजर्वेशन कैटेगरी में अलग से रिजर्वेशन यानी कोटा के भीतर कोटा देने की घोषणा की। इसके लिए 28 सितंबर 2001 को तत्कालीन मंत्री हुकुम सिंह की अध्यक्षता में सामाजिक न्याय समिति गठित की गई। समिति ने 8 अक्टूबर 2001 को अपनी रिपोर्ट भी दे दी और राज्य सरकार ने अध्यादेश लाकर नई आरक्षण नीति लागू कर दी। राजनाथ सिंह सरकार के इस फैसले को देश की सबसे बड़ी अदालत में चुनौती दी गई। जजों की संवैधानिक पीठ ने इस मामले की सुनवाई की और अध्यादेश रद्द किया। यूपी में वोटों की गोलबंदी का बीजेपी का ये दांव नाकाम रहा। राजनाथ सिंह अपने कड़े फैसलों के जरिए लोगों को संदेश देने में जुटे रहे कि कानून की नजरों में सब बराबर हैं। मैं बहुत थिक स्किन्ड नहीं हूं, ये हमारा एक ड्रॉबैक है, उसके कारण वेदना जरूर होती है। लेकिन मुख्यमंत्री को थिक स्किन होना पड़ता है, बनना पड़ता है। बन नहीं पाऊंगा मैं, ये हमारे लिए संभव नहीं है। और वो भी उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का, विथ ऑल इट्स प्रॉब्लम्स एंड कॉम्प्लिकेशंस। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के लिए कि यदि थिक स्किन्ड मुख्यमंत्री की आवश्यकता सचमुच है तो मैं उसके लिए अनुपयुक्त हूं। किसी दूसरे मुख्यमंत्री की तलाश की जानी चाहिए जो थिक स्किन्ड हो। संभवतः इसी सोच के साथ उन्होंने नरेश अग्रवाल और अमरमणि त्रिपाठी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने में देरी नहीं लगाई। दरअसल उस दौर में अमरमणि त्रिपाठी का कनेक्शन पूर्वांचल के एक कारोबारी के बेटे के अपहरण कांड से जुड़ रहा था। बाद में अमरमणि त्रिपाठी की इस केस में गिरफ्तारी भी हुई। फिजिक्स के प्रोफेसर राजनाथ सिंह राजनीति के दांव पेच अच्छी तरह समझ रहे थे, लेकिन राजनीति फिजिक्स के तय फॉर्मूले जैसी नहीं होती।
इसमें समान परिस्थिति में भी नतीजे अलग अलग आते हैं। बतौर मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह ने सूबे के सामाजिक समीकरणों को साधने के साथ साथ स्वच्छ प्रशासन देने की कोशिश की। उन्हें भरोसा था जिस तरह उन्होंने अपने मंत्रियों तक पर कार्रवाई में हिचक नहीं दिखाई है, उसका फायदा बीजेपी को चुनावों में जरूर मिलेगा। लेकिन साल 2002 के यूपी विधानसभा चुनाव में भी लोगों ने किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं दिया। समाजवादी पार्टी को 25% वोटों के साथ 143 सीटें मिली और बीएसपी को 98 सीटें। बीजेपी 88 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर रही। कांग्रेस 25 सीटों पर सिमट गई। बड़ी उम्मीद के साथ चुनाव में उतरी कल्याण सिंह की पार्टी को सिर्फ और सिर्फ 4 सीटें ही मिली। सरकार बनाने के लिए जरूरी नंबर से सभी पार्टियां बहुत दूर थीं। करीब 2 महीने तक सूबे में राष्ट्रपति शासन रहा। उसके बाद बीएसपी और बीजेपी में सरकार बनाने पर सहमति बनी। मायावती तीसरी बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठी। शपथ ग्रहण के बाद मायावती ने कहा कि यूपी की आर्थिक हालात बहुत खस्ता है। ऐसे में दोबारा चुनाव के खर्च से बचने के लिए उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन किया है। गठबंधन का हर प्रयोग इस विधानसभा ने देखा। सत्ता के लिए नए नए रिश्ते बनते बिगड़ते देखा। बीजेपी के समर्थन से मायावती फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंच गई। अब वो अपने हिसाब से पार्टी और सरकार दोनों चला रही थी। इसी दौर में ताज हेरिटेज कॉरिडोर प्रोजेक्ट शुरू हुआ, जिसमें ताजमहल से लेकर आगरा फोर्ट तक 2 किलोमीटर के रास्ते पर एक गलियारा बनना था। इसमें शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स, एम्यूजमेंट पार्क और रेस्टोरेंट बनाए जाने थे। बाद में इसी ताज कॉरिडोर पर बहुत विवाद हुआ और मायावती पर भी सवाल उठे। उसको देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग हिंदुस्तान आते हैं। जो हिंदुस्तान आता है वो ताज देखता है, और उस ताज के आसपास का जो डेवलपमेंट है उसके लिए एक नॉर्म्स बने हुए हैं। उन नॉर्म्स की परवाह ना करते हुए हेरिटेज कॉरिडोर के नाम पे वहाँ पे डेवलपमेंट का जो डिसीजन मायावती के ज़माने में लिया गया था वो बहुत गलत था, और उसको बहुत ज़्यादा ही जैसे कहना चाहिए कि उस पर इंक्वायरियाँ भी हुई, उस पर क्या क्या नहीं हुआ, उस पर राजनीति भी हुई और उस पर बदनामी भी हुई। मुलायम सिंह सत्ता से दूर थे। सत्ता के लिए उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो ये भी जानते थे कि बीजेपी और बीएसपी का गठबंधन ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकता है। ऐसे में मुलायम सही मौके की तलाश में थे। इस दौर में समाजवादी पार्टी में अमर सिंह सुपर एक्टिव थे। वो अपने हुनर से मुलायम सिंह को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाने के लिए फील्डिंग बिछाने लगे। 25 अगस्त 2003 मायावती के समझ में आ गया कि अब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहना मुश्किल है। ऐसे में मायावती ने बड़ा दांव चलते हुए राज्यपाल से मुलाकात की और विधानसभा भंग करने की सिफारिश की, जिससे बड़ा राजनीतिक संकट खड़ा हो गया। बीजेपी नेताओं ने पहले ही समर्थन वापसी का ऐलान कर दिया था। अब मुलायम सिंह अपने दोस्त अमर सिंह के साथ मिलकर गठबंधन की नई स्क्रिप्ट तैयार करने में जुटे थे। 29 अगस्त 2003 मुलायम सिंह तीसरी बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे। उनकी सरकार को राष्ट्रीय लोकदल, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, बीएसपी के 14 बागी विधायकों समेत कुछ निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन मिला। बीच में रास्ता निकाला गया। कुछ दूसरी पार्टियों को मुलायम सिंह यादव ने तोड़ा, और जो थोड़ी बहुत कमी रह गई थी तो भाजपा ने विधानसभा से अनुपस्थित होकर वो कमी पूरी कर दी, और अल्पमत में होने के बावजूद मुलायम सिंह ने 2003 से 2007 तक सरकार चलाई। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अपने हिसाब से धमक बनाने में जुट गए। सूबे की कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे। मुलायम अब जनता के बीच कम और सरकारी कामकाज में ज्यादा वक्त बिताने लगे। सरकारी फैसलों में भी उनके करीबियों का प्रभाव महसूस किया जाने लगा। दूसरी ओर मुलायम एक एक कर अपने परिवार के सदस्यों को दिल्ली से लखनऊ तक की राजनीति में फिट करते जा रहे थे, और आसमान से उन्हें लग रहा था कि जनता उनके साथ है।
जिस तरह से मुलायम सिंह की सरकार चल रही थी और समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता लोगों के साथ बर्ताव कर रहे थे, उससे लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही थी। वहीं मायावती चुपचाप अपना वोट बैंक मजबूत करने में लगी थी। यूपी में वोट बैंक के नए समीकरण का हिसाब लगाते हुए मायावती ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया। जब 2007 में विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई तो मायावती ने दलितों के साथ ब्राह्मणों को साधने का बड़ा प्रयोग शुरू किया। बीएसपी की चुनावी सभाओं में नारा लगने लगा, पंडित शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा, हाथी नहीं गणेश हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। मायावती की नई सोशल इंजीनियरिंग का चुनाव में बीएसपी को पूरा फायदा मिला। यूपी में पहली बार बीएसपी को पूर्ण बहुमत मिला। मायावती ने वक्त के साथ अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया। अपनी सवर्ण विरोधी छवि से निकलने के लिए ब्राह्मणों को दिल खोलकर टिकट दिया, जिसका चुनाव में उन्हें पूरा फायदा मिला। बीएसपी की अपने दम पर पहली बार लखनऊ में सरकार बनी। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठी मायावती। उनका जो अपना वोट बैंक था उसमें जब ब्राह्मणों का वोट मिला 2007 में, तब पूर्ण बहुमत की सरकार उन्होंने बनाई। और खास बात ये थी कि पूर्ण बहुमत की सरकार बहुजन समाज पार्टी ने मायावती के नेतृत्व में पहली बार तब बनाई जब कांशीराम का अवसान हो चुका था। सत्ता में आते ही मायावती ने सबसे पहले लचर कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना शुरू कर दिया। गुंडागर्दी खत्म करने के लिए पुलिस को सख्त निर्देश दिए। आईपीएस अफसरों को भी सस्पेंड करने में मायावती ने जरा भी हिचक नहीं दिखाई। मुलायम सिंह सरकार के जमाने में हुई भर्तियों की भी जांच शुरू करवा दी। ये बात तो सही है कि मायावती में कि वो अफसरों उनके ज़माने में हावी नहीं हो पाते हैं और वो जैसा चाहती हैं अफसरों से वैसा वो करती रही हैं। पत्थर के पार्कों का निर्माण कार्य तेज हो गया। लखनऊ से नोएडा तक हाथी और पत्थर की मूर्तियां तेजी से तराशी जाने लगी। मायावती के राज में यूपी के विकास को नई रफ्तार मिली। गांवों में रहने वाले गरीबों की जिंदगी बेहतर करने के लिए कई योजनाओं को कागजों से जमीन पर उतारने की कोशिश हुई। इसी दौर में यमुना एक्सप्रेसवे पर काम शुरू हुआ। नोएडा से बलिया तक यानी यूपी के दोनों छोर को छूने वाले गंगा एक्सप्रेसवे का ब्लूप्रिंट तैयार हुआ। माया राज में मेट्रो दिल्ली से निकलकर नोएडा तक पहुंच गई। जब मायावती पूर्ण बहुमत के साथ मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठी तो सूबे के दलितों, शोषितों और गरीबों को उनसे बहुत उम्मीद थी, जो शायद पूरे नहीं हुए। मायावती के राज में दलितों का हौसला तो बढ़ा, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हुआ। पर मायावती की दौलत में बेहिसाब इजाफा हुआ। उनके विरोधी उन्हें दलित की बेटी की जगह दौलत की बेटी कहने लगे। सत्ता और दौलत का गुरूर उन पर हावी हो चुका था। संगठन से लेकर सरकार तक में कोई उनकी बात काटने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। उस दौर में मायावती के जन्मदिन के जश्न से लेकर उनकी सरकार में हो रहे भ्रष्टाचार की कहानियों से सूबे के लोगों का मन खट्टा होने लगा। ये तस्वीर 2010 में बीएसपी की महारैली की है, जिसमें मायावती को नोटों की ये भारी भरकम माला पहनाई जा रही है। तब कहा गया कि बीएसपी की महारैली में करीब 200 करोड़ रुपए खर्च हुए। इसी तरह बीएसपी कार्यकर्ता मायावती का जन्मदिन भी धूमधाम से मना रहे थे। चमक दमक में कोई कमी नहीं। बीएसपी नई राह पर थी। जहां नेता माला माल हो रहे थे तो दूसरी ओर गरीब और दलित अपनी किस्मत के बंद दरवाजे खुलने का इंतजार कर रहे थे। वो जेवर भी पहनती थी तो पूरा ऊपर से नीचे तक हीरे जवाहरात के जेवर। तो इसीलिए जब एक बार उन्होंने जन्मदिन मनाया और उसमें पूरी नोटों की माला, खूब बड़ी सी माला पहनी, उसमें कई लाख रुपए होंगे,
तो वो एक बड़ी चर्चित तस्वीर रही और वो इसी वजह से बीजेपी और दूसरे लोग उनको दलित की बेटी नहीं दौलत की बेटी कहने लग गए। लेकिन मायावती को कभी भी इन चीजों से कोई गुरेज नहीं रहा। मायावती की दौलत दिन दुनी रात चौगनी रफ्तार से बढ़ रही थी। 2004 में लोकसभा चुनाव के दौरान हलफनामे में मायावती ने अपनी दौलत 11 करोड़ बताई। करीब 3 साल बाद विधान परिषद चुनाव के दौरान मायावती ने अपनी दौलत 87 करोड़ दिखाई। 2012 में उनकी दौलत 111 करोड़ हो गई। मायावती पर आय से अधिक संपत्ति का भी आरोप लगा। बसपा से जितने बड़े नेता, जितने बड़े या यूं कहें कि सारे बड़े निकल गए, खाली सतीश मिश्रा बचे हैं। पार्टी छोड़ने के बाद सबने यही कहा कि मायावती दौलत की बेटी हैं, मायावती पैसे लेकर के टिकट बेचती हैं, मायावती को खाली पैसे से प्यार है, पार्टी और कार्यकर्ताओं से उतना नहीं। तो एक तरीके से यह जन सामान्य में धारणा बन गई कि वास्तव में मायावती को नोटों से बहुत ज्यादा मोहब्बत है। मुख्यमंत्री मायावती के डर से अफसर सूखे पत्ते की तरह कांपने लगे। छोटी से छोटी चूक या लापरवाही पर ट्रांसफर या सस्पेंड किया जाना मामूली बात हो गई। खौफ ऐसा कि मायावती की जूती पर लगी धूल साफ करने के लिए डीएसपी रैंक के इस अफसर ने अपनी रुमाल निकाल ली और बेहिचक जूतियां चमकाने में लग गया। मायावती की मायावी दुनिया में दलित धीरे धीरे पीछे छूटने लगे। पत्थर के आलिशान पार्क चमक रहे थे, लेकिन जिन गरीबों ने मायावती को बड़ी उम्मीद के साथ वोट दिया था, उनके दोनों वक्त चूल्हे जलने का मुकम्मल इंतजाम नहीं हुआ और न ही बारिश और धूप से बचाने के लिए पक्की छत का सपना पूरा हुआ। दूसरी ओर मायावती की नई सोशल इंजीनियरिंग में उनके दलित वोटर उनसे दूर होते जा रहे थे। पार्टी और सरकार दोनों को मायावती अपने हिसाब से चला रही थी, जहां सिर्फ उनकी मर्जी चल रही थी और सामने खड़ा हर शख्स सिर झुकाकर अदब से सुन रहा था, जहां विरोध करने या आईना दिखाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। मायावती को एहसास होने लगा था कि उनके ब्राह्मण प्रेम की वजह से दलित बीएसपी से थोड़े दूर होते जा रहे हैं। ऐसे में मायावती ने सूबे के लोगों का मिजाज जानने के लिए हवाई दौरा शुरू किया। दलित बस्तियों में खासकर कांशीराम शहरी गरीब आवासीय कॉलोनियों में जाकर बिजली, पानी और सफाई जैसी सुविधाओं का जायजा लेना शुरू किया। वो किसी भी जिले में 1 घंटे से ज्यादा नहीं रुकी। उनके दौरे की खबर मिलते ही अफसरों ने हर उस रास्ते को चमकाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जिससे मुख्यमंत्री मायावती को गुजरना होता था। मायावती को लगा कि पूरा यूपी उनके लिए रातों रात तैयार हुए चमकते रास्तों की तरह ही चमक रहा है। इतिहास गवाह है यूपी स्पेशल में आज बस इतना ही। इस सीरीज के अगले एपिसोड में बात करेंगे यूपी के बाजीगर की। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप सभी मतदाताओं से मेरी अपील है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान कर लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपना योगदान कीजिए। चुनाव से जुड़ी निष्पक्ष खबर, सटीक विश्लेषण और अपने हक से जुड़े मुद्दों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।